हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th का साइंस का पिछला साल का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आपको भी पता होगा कि पिछला साल क्वेश्चन को देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं तो कहूंगा बच्चों कि प्रीवियस 3-4 साल का पहले का क्वेश्चन जरूर देखकर जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम बच्चों झारखंड का जैक बोर्ड का क्लास 10th का साइंस का 2022 का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, 2022 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और 2023 का पेपर पहले बच्चों आप लोग का चैनल पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो 2022 का आज हम कर देंगे, उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा वो भी अपलोड कर देंगे। तो जितना भी आपको मिलेगा, ठीक है, पिछले साल का जितने भी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पे मिलेगा बच्चों। तो आप अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन बटन घंटी वाले बटन को जरूर दबा देना। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है, छाया होता है, वो क्या होता है? उल्टा, वास्तविक, आवर्धित या सीधा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधा। उत्तल दर्पण क्या होता है? जो आप लोग का गाड़ी में होता है ना, अगर बाइक चलाते होंगे, ठीक है, तो बाइक आजकल 10th क्लास वाले बच्चे तो लगभग बाइक चलाते हैं, और नहीं तो देखे तो जरूर है ना। तो उसके साइड में जो मिरर होता है, पीछे की दृश्य को देखने के लिए वहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए, वो जो दर्पण है उसमें सीधा प्रतिबिंब दिखता है या उल्टा? सीधा, है ना। तो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? गोलीय दर्पण का फोकस सांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? ठीक है, अगर मान लो कि एक दर्पण ले लो, ठीक है, इस तरीके से कोई दर्पण है, ठीक है, और एक मुख्य अक्ष ले लो बच्चों। यहाँ पे क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है, और यहाँ पे होता है फोकस, और ये जितना होता है ना उसका डबल ये होता है बच्चों, पूरा टोटल। ठीक है, तो यही चीज बोला है, फोकस जो है, फोकस वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? ये आधा होता है। देखो, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो उसका आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या पूछा गया था नेक्स्ट सवाल में? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? जब भी हम लोग फोकस निकालते हैं तो अवतल दर्पण की क्या होती है? शून्य होती, धनात्मक, ऋणात्मक या उनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखना कि ऋणात्मक होती है। जब भी अवतल दर्पण का हम लोग एफ को डिनोट करते हैं तो हमेशा माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक होता है, याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, हजामती के रूप में किस दर्पण, जब अगर आप लोग दाढ़ी बनाते होंगे, है ना, जब बाल बनाने जाते होंगे तो वहाँ पे कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पे जो मिरर लगा होता है तो कौन सा दर्पण होता है? तो वहाँ पे जो बच्चे होता है अवतल दर्पण होता है, याद रखना, अवतल दर्पण। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं गोलीय लेंस की मुख्यता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों। ये सब जितने क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चन को हम चैप्टर में करवा दिए हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा, तो उससे और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गोलीय लेंस के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, उत्तल दर्पण और लेंस, है ना, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। क्या लिखा हुआ है? उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो यहाँ पे एफ पर, एफ और 2f के बीच, या लेंस और f के बीच, या 2f और अनंत के बीच। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक सारणी बनाया गया है आपके बुक में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं बच्चों। इसको मैं बढ़िया से आप लोग को अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? f और 2f के बीच में जब करेंगे तो वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। वास्तविक क्या होता है? एक्चुअल होता है बच्चों। जैसे कि एक हम दर्पण लेंस ले लेते हैं, जैसे ये लेंस है, ठीक है, लेंस या फिर कोई दर्पण ले लो। ठीक है, और दर्पण के अगर पीछे बनता है तो काल्पनिक बनेगा, और आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण जो है वो हवा में जाती है तो मुड़ जाती है। यानी कि आप लोग का जब प्रकाश, एक मान लो कि एक लाइट आ रहा है इधर से, ठीक है, और यहाँ पे पहले वायु में है, हवा में है, और उसके बाद एक कांच हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कांच का एक स्लाइड बना लेते हैं, और ये जो अगर ये प्रकाश आ रहा है तो ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाता है। जब जैसे ही ये कांच में टकराता है तो क्या हो जाता है? अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? तो अभिलंब की ओर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, जब भी लेंस हम लोग लेंस की क्षमता को निकालते हैं, ठीक है, अगर जिनके आंख में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो अगर डॉक्टर के पास जाते होंगे तो उसमें आप लोग का कोई पॉइंट दिया होता होगा और उसके बाद में डी लिखा हो, जैसे कि 2.5 डी -2.5 डी, यानी कि लेंस की क्षमता का हम लोग मात्रक अगर देखें तो डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, हमारे नेत्र में लेंस होता है। तो याद रखना, हमारे नेत्र में, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है बच्चों। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन तो याद ही होगा आप लोग को, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या कौन सी क्या नियंत्रित करती है बच्चों, तो पुतली, दृष्टिपटल, पश्चमाभि पेशियां या परितारिका। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या होता है ना बच्चों की वक्रता त्रिज्या अगर कम होता है तो पश्चमाभि पेशियां क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और वक्रता त्रिज्या अगर अधिक होता है तो क्या होता है, पश्चमाभि पेशियां क्या हो जाती है, फैल जाती है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। मतलब कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है, तो पश्चमाभि पेशियां। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी मानक मान है। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, बस यही पॉइंट मेन है, अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी जो होता है बच्चों वो अनंत होता है, और अगर न्यूनतम दूरी पूछा तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे अक्सर कि अधिकतम की न्यूनतम। ठीक है, तो अधिकतम पूछा तो अनंत हो जाएगा और न्यूनतम पूछा तो 25 सेंटीमीटर में स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अधिकतम अनंत कहीं भी तक देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष का दूर किया जाता है। तो यहाँ पे है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें निकट की वस्तुएं को साफ देख सकते हैं। ठीक है, निकट की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं और दूर की वस्तुओं को हम लोग, निकट है ना, निकट को साफ देख सकते हैं और दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते हैं, है ना, नहीं देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारे का टिमटिमाना याद रखना बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो उपचायक, अपचायक, अभिकारक या उत्पाद। बच्चों ये चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से हम समझा दिए हैं। ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर 10th का पहला चैप्टर साइंस का दिया हुआ है। ठीक है, उसी चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ही इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, और उस चैप्टर को देखना बहुत ज़रूरी है, चूंकि आप लोग का जो सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो सबसे पहला चैप्टर से कन्फर्म है कि पूछेगा क्वेश्चन, तो उसको जरूर देखें बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो उपचायक, अपचायक, अभिकारक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर भाग लेने वाले पदार्थ जो कहलाते हैं वो उत्पाद, ये अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और भाग लेने के पश्चात जो निर्माण होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे मान लो ना बच्चों कि H2 और O2 मिला दो, ठीक है, और क्या बन जाता है, H2O, जल का निर्माण होता है। तो ये साइड वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, ये साइड वाला को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और ये जो बन गया, दोनों को अभिक्रिया करने के पश्चात जो बन गया उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों, क्या है नेक्स्ट सवाल। हाँ, समीकरण CaCO3 और उष्मा की सहायता से यहाँ पे CaO और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कौन सी अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें बताना है कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ पे अगर संयोजन में हम लोग देखें तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद निर्माण करता था, लेकिन यहाँ क्या है, एकल अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो है अभिकारक
एक है और उत्पाद 2 या 2 से अधिक है, 2 है ना, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, श्वसन कैसे विक्रिया है, श्वसन कैसे विक्रिया है, तो ये है बच्चों उष्मा क्षेपीय विक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा, उष्मा क्षेपीय विक्रिया। क्यों? क्योंकि उष्मा क्षेपीय इसलिए है कि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, सांस लेते हैं उसके बाद ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें उष्मा का निर्माण होता है उसको उष्मा क्षेपीय कहते हैं, जो ऊर्जा का निर्माण होता है। और उष्मा शोषी जो उष्मा की आवश्यकता होती है, तो बताइए सांस लेने में ऊर्जा की आवश्यकता तो नहीं होती, यहाँ पे क्या है कि सांस लेने से हम लोग का ऊर्जा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं है, तो दिख रहा है इसमें कौन सी अभिक्रिया नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है, कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो Zn जो है ना बच्चों, ये अधिक अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील जो है कम अभिक्रियाशील को यहाँ पे विस्थापित अभिक्रिया को एक साथ हम लोग अभिक्रिया नहीं करवा सकते। जबकि इसमें होना क्या चाहिए बच्चों कि यहाँ पे कॉपर को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और जिंक को यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके अभिक्रिया करेगा, तब फिर जाके ZnSO4 बनेगा और कॉपर को स्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया नहीं हो सकती बच्चे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण में आप लोग को ये साइड की परमाणु संख्या और ये साइड की, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की परमाणु संख्या अगर बराबर हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप लोग को इसमें देखना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो Na कितना है, यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ Na 1 ठो है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर देखें तो 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन देखें 2 और 1 3 है, तो ये क्या हो गया, नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, फेरस यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ पे फेरस यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो 4 दूनी 8 है ना, 4 और 2 को मल्टीपल होता है, 4 दूनी 8, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन देखें तो 4 है बच्चों, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के आगे देखो ये दोनों से मल्टीपल होता है, तो ऑक्सीजन के आगे ऑक्सीजन 4 हो गया। तो यहाँ पे अगर भी ऑक्सीजन देखते हो तो यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों साइड इसमें क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया ZnO और प्लस C, Zn और CO। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसका उपचयन हो रहा है यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे बताना है उपचयन। उपचयन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है ना। उपचयन की क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसको उपचयन, और ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन में क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन में उपचयन हो रहा है, वही चीज बोल रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, तो कार्बन में। क्यों, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है बच्चों, तो क्षार करता है, और नीला लिटमस को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पलट भी सकता है, तो आप लोग दोनों तरीके से तैयार रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है कौन, तो क्षार कर देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CH3COOH। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल क्या होता है बच्चों, जिसमें से बहुत कम मात्रा में H+ आयन होता है, उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं, और प्रबल अम्ल जिसमें H+ के आयन की मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है बच्चों, तो H+ आयन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस कर सकता है कि क्षार के जलीय विलयन उत्पन्न क्या करता है, तो वो OH- करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे अम्ल बोला है तो अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे बताना है आप लोग को, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। तो दही में बच्चों आप लोग को पता होगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी मैंने करा दिया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को दे रखा हूं, वहां से आप देख लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो मैंने ये भी बताया था अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। एक क्या होता है बच्चों, यहाँ पे pH स्केल होता है। ठीक है, जो 1 से लेकर 14 तक की गिनती होती है। ठीक है, और बीच में 7 होता है, और 7 से इधर अगर हो गया तो ये अम्ल कहलाता है, और ये इधर हो गया तो ये क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। ठीक है, क्षारक कहलाता है। तो 7 से कम अगर रहे तो क्या होगा, अम्लीय हो गया, 7 से अधिक हो गया तो क्षारक हो गया, और 7 के बराबर हो गया तो उदासीन हो गया। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, हमेशा के लिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं,
कौन अधिक क्षारीय है, तो बताना है यहाँ पे कौन अधिक क्षारीय है। तो आप लोग को क्या बताएं, 7 से अधिक जो है क्षारक है। अब अधिक क्षारक में भी कौन सा अधिक सबसे ज़्यादा है, तो 8 तो क्षारक है, सही बात है, 10 भी क्षारक है, 12 भी है, 14 भी है। लेकिन अधिक क्षारक कौन हो जाएगा हम लोग का, जो लास्ट में है, 14 में है, लास्ट में, मतलब प्रबल क्षारक कहलाएगा वो। अधिक क्षारीय मतलब कि प्रबल क्षारक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 14। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर ये दिया हुआ है CaHCO3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे मैंने 4 बता दिया था, ठीक है, विरंजक चूर्ण का, धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, सारे को हम बता दिए थे, ठीक है। इसके चैप्टर में जब ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे तो उसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन सेम का सेम आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे सूत्र पूछा है तो हो सकता है यहाँ पे धोने वाला सोडा का सूत्र पूछ दे, है ना। तो आप लोग सब फॉर्मूला को अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या पनहरित से। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है। क्यों कि बच्चे आप लोग को पता है जल में क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, H2O, है ना। तो यहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से ही। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम जल्दी से, अनोक्सिक शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, ऑक्सीजन या जल। अनोक्सिक शोषण का फलस्वरूप क्या बनता है बच्चों, तो एथिल एल्कोहल बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं फटाक से, ठीक है। निम्न में कौन परजीवी है, ठीक है, निम्न में कौन परजीवी है। तो यहाँ पे बताना है राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, अकडिक या मच्छर। तो परजीवी क्या होता है बच्चों कि दूसरे पे जो निर्भर करता है, ठीक है, दूसरे पे निर्भर रहता है, तो उसको हम लोग परजीवी कहते हैं, ठीक है। दूसरे जीव पर निर्भर कर रहते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, तो वो हम लोग का परजीवी रहते हैं, होता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ प्लाज्मा, सीरम, लसिका, धमनी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, मछली में हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मछली में हृदय कोष्ठों की संख्या जो होता है वो 2 होता है बच्चों, और मानव में जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। मानव में 4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है मानव वाला पूछ दे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या है, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो है आप लोग का, ठीक है, वो किससे संबंधित है, वो पोषण से संबंधित है, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो हम लोग उत्सर्जन तंत्र हम लोग अच्छे से पढ़े थे बच्चों, वहीं पे वृक्क का वर्णन किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, उत्सर्जन से। वृक्क तंत्र का भाग किससे है, उत्सर्जन से, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं जल्दी से, मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों, तो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत कण रक्त कण में। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा या म्यूकर। तो बच्चों मुकुलन विधि में के जनन किस में होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जल्दी से, एड्स रोग किसके कारण होता है। तो एड्स रोग किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, फंगस या प्रोटोजोआ। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। किसमें, विषाणु में क्या होता है, एड्स रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण एड्स रोग होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, प्राग कोष में होते हैं। तो प्राग कोष में क्या होते हैं, बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या प्राक्कण। तो प्राग कोष में क्या होते हैं, तो प्राक्कण होते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, पुनः विकसित अंडाशय कहलाता है। पुनः विकसित जो पूरा विकसित हो जाए, ठीक है, वैसा अंडाशय क्या कहलाता है, फल, बीज, बिंजाड या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फल, ठीक है। पुनः विकसित अंडाशय क्या होता है, फल होता है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग फटाक से, क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत यानी कि जो संसाधन सीमित है बच्चों, जिसको हम लोग पुनः बना नहीं सकते हैं, पुनः नवीकरणीय नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, कोयला। कोयला क्या है कि अनवीकरणीय, यानी कि अगर ये एक बार खत्म हो गया तो फिर नहीं आएगा, इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, अनवीकरणीय संसाधन। और इसी तरह से नवीकरणीय संसाधन में हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पवन जो हवा है, जब तक हवा रहेगा, है ना, तब तक क्या है,
नवीकरणीय उसको हम लोग बनाते रहेंगे, है ना। पवन ऊर्जा, उससे पवन से ऊर्जा बना सकते हैं हम लोग। फिर सूर्य से भी हम लोग सौर ऊर्जा से, सौर प्लेट से हम लोग ऊर्जा बनाते हैं। जल से भी हम लोग का क्या होता है, ये नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा है कि पुनः बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोयला है अगर खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने युक्ति क्या कहते हैं। तो सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को हम लोग सौर सेल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, लास्ट सवाल है इसका, क्या है कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है। तो हाइड्रोजन, मीथेन या इथेन या ब्यूटेन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मीथेन क्या है, मुख्यतः जैव गैस का संगठक है। तो बच्चों कैसा लगा आप लोग को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, मज़ा आया, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एक बार, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सभी लोग को फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। और अंतिम में यही बोलूँगा बच्चों कि आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है।